नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। किसी परिवार के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज हुआ नहीं कि पुलिस ने पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया और जमानत लेने में उन्हें महीनों लग गए। पति, सास, ससुर, ननद, भाभी और ससुराल के तमाम लोग किसी भी महिला के फर्जी आरोपों के बाद भी दहेज विरोधी कानून में बिना सबूत के फंसते हैं और पुलिस बिना सोचे समझे या कभी उगाही के लिए आरोपियों के खिलाफ दहेज विरोधी धारा 498A लगाने में देर नहीं लगाती। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अपने ताजा फैसले में इस कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कहा है कि दहेज निरोधी इस कानून के तहत बिना प्राथमिक जांच पड़ताल के गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पति और ससुराल वालों को परेशान करने और फंसाने का सबसे आसान तरीका इस कानून के तहत गिरफ्तार कराना है, इसलिए इस कानून के दुरुपयोग पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि दहेज निरोधी इस कानून का गलत इस्तेमाल बदला लेने, वसूली करने और बेकसूर लोगों को सजा दिलाने के लिए भी होता है, लेकिन यह एक तरह से लीगल टेररिज्म भी है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। महिला अधिकार समर्थकों का कहना है कि यह कानून ही है जो दहेज लोभी ससुराल वालों का शिकार बनने वाली महिलाओं के लिए कवच का काम करता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दहेज विरोधी कानून लीगल टेररिज्म है? क्या फर्जी मुकदमों में जेल जाते हैं दुल्हन के ससुराल वाले? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उस पर किसने क्या प्रतिक्रिया दी। करीब 10 साल पहले दहेज मांगने का आरोप लगाकर दरवाजे से बारात लौटाने वाली नोएडा की निशा शर्मा की ये तस्वीर है। पुरुष प्रधान समाज में तब निशा लेडी आइकॉन बनकर गई थी, लेकिन 9 साल तक चली दलील, जिरह और सबूतों की बुनियाद पर यह केस अदालत में झूठा साबित हो गया। निशा शर्मा दहेज का मुकदमा हार गईं, सभी आरोपी बरी हो गए। तब भी ये सवाल उठा कि क्या दहेज के कानून का दुरुपयोग हो रहा है? अब भी न जाने कितने केस देश की अदालतों में बरसों से धूल फांक रहे हैं। 2007 के एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला आया है, जिसमें अदालत ने कहा है दहेज विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि दहेज के केस में आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ जरूरी होने पर ही की जाए। अदालत ने कहा कि दहेज प्रताड़ना से जुड़ा मामला गैर जमानती है, इसलिए लोग इसे हथियार बना लेते हैं और दहेज प्रताड़ना के ज्यादातर मामलों में आरोपी बरी होते हैं और सजा दर सिर्फ 15% है। अदालत के फैसले के बाद कानून के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता दो फाड़ हो गए हैं। मुझे लगता है कि ये सही है कि रूटीनली ऐसे अरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउरी केसेस में भी कई बार झूठे आरोप लगाए जाते हैं दूसरी साइड को प्रेशराइज करने के लिए। ये तो बड़ा वेलकम वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद होल्ड किया है कि ये बहुत मिसयूज हो रहा है। दरअसल दहेज की बुराई को रोकने के लिए जब 1961 में बना कानून कारगर नहीं हुआ तो 1983 में आईपीसी की धारा 498A को जोड़ा गया। आईपीसी की धारा 498A के मुताबिक दहेज के लालच में महिला के साथ क्रूरता और हिंसा का व्यवहार करने पर पति या उसके रिश्तेदारों को 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। क्रूरता का मतलब महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करना, उसकी जिंदगी के लिए खतरा पैदा करना या दहेज के लिए सताना या हिंसा है। ये एक गैर जमानती धारा है जिसमें महिला या उसके परिवार की शिकायत पर आरोपी पक्ष की फौरन गिरफ्तारी होती है। इसलिए एक बड़ा तबका मानता है कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से महिला के खिलाफ उत्पीड़न के मामले बढ़ेंगे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहूंगी, आपकी इज्जत है, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, थोड़ी समाज के बीच उतर कर देखो कि हर परिवार जहां लड़कियां हैं वो कितने परेशान है इस दहेज के कारण। जब इतना ज्यादा क्राइम है औरतों के विरोध में, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसी कानून को आप कमजोर कर लेंगे तो फिर आपने अरेस्ट की धारा ही क्यों रखी है? वैसे 2003 में मलिमात कमेटी ने भी आईपीसी की धारा 498A को जमानती बनाने की सिफारिश की थी। 2010 में सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को दहेज कानून में बदलाव की सलाह दे चुका है। इसी तरह 2012 में लॉ कमीशन और फिर रेड्डी कमीशन भी दहेज कानून में गिरफ्तारी को जमानती बनाने की पैरवी कर चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दहेज विरोधी कानून लीगल टेररिज्म बन गया था जिसमें सुधार की जरूरत थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
तो सवाल यह है कि क्या दहेज विरोधी कानून जो महिला अधिकार की रक्षा के लिए बनाया गया था ताकि महिला उत्पीड़न न हो ससुराल में, क्या इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में जिस ढंग से कहा है उसका मतलब तो यही निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इसका गलत इस्तेमाल होता है, फंसाया जाता है और पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है ऐसे आरोपों में। इसलिए पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए। इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देश भर में अगर हम 2012 के आंकड़ों की बात करें तो 1,97,000 लोग गिरफ्तार हुए दहेज विरोधी कानून में, जिसमें 47,000 करीब करीब महिलाएं हैं। आप सोचिएगा, महिलाएं हैं, इसमें मां बहन है, जो हस्बैंड है उनके मां बहन है, जो भी आरोपी पति हैं। 2013 में 2,22,000 गिरफ्तारी हुई, इसमें भी 47,000 महिलाएं हैं। मतलब जो महिला है दुल्हन, उसकी ननद या उनकी सास। अब सवाल उठता है, क्या ये आरोप गलत भी लगते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है तो उसका मतलब क्या है? हमारे साथ स्टूडियो में है विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी यूपी। हम जरा पुलिस की भूमिका को भी समझेंगे। अमित लखानी कोऑर्डिनेटर हैं, सेव इंडियन फैमिली एनजीओ हैं, उसके कोऑर्डिनेटर हैं, और इस पक्ष को रखेंगे कि क्या इस कानून का गलत इस्तेमाल होता है। कविता श्रीवास्तव हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जयपुर से हमारे साथ हैं, और ऐश्वर्या भाटी हैं, एडवोकेट। हम सबसे समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें दर्शकों को, यह बहुत अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक बार कहा था कि एक तरह से लीगल टेररिज्म की तरह इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग अदालतों ने अलग अलग समय निर्देश दिए हैं, उसके बाद भी तमाम तरह की गिरफ्तारियां होती हैं। दोनों पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहले कविता श्रीवास्तव, आपका पक्ष जानना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तत्काल गिरफ्तारी ऐसे मामले में 498A में नहीं होनी चाहिए, आरोपों की सच्चाई की जांच होनी चाहिए, और जब पुलिस को लगे कि आरोप सही हैं, मजिस्ट्रेट के सामने उसको साबित किया जा सकता है, तभी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और कोर्ट का यह कहना साथ में यह भी कि यह सबसे आसान तरीका है पति, रिश्तेदार और तमाम लोगों को फंसाने का। इसका मतलब कोर्ट ने माना है, और उसके पहले भी माना है, कि इस कानून का, दहेज निरोधी इस कानून का बेजा इस्तेमाल होता है। कविता, देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। इसने तो 498A को एकदम कमजोर कर दिया है, क्योंकि अब अगर इतना ही कहा होता, इस जजमेंट के जरिए इतना ही कहा होता कि आप केवल उसको अरेस्ट करें जिसके खिलाफ आप एविडेंस मानते हैं, या ट्रांसपेरेंसी लाइए, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, हम नहीं चाहते किसी की भी गलत गिरफ्तारी हो, लेकिन इन्होंने जो एक्सेप्शंस क्रिएट करे हैं, इन्होंने यहाँ इस कानून को कैसे कमजोर किया है। इन्होंने ये कहा है कि अगर आप नहीं गिरफ्तार करना चाहते तो केस दर्ज होने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप मैजिस्ट्रेट को बता दें कि आप गिरफ्तार नहीं करेंगे अक्यूज्ड को। इसका मतलब जब आपको दोबारा कुछ एविडेंस नया मिलेगा तो आपको जाना पड़ेगा कोर्ट। कविता, उसके तकनीकी पहलू पर कविता श्रीवास्तव बात करने से पहले, कविता श्रीवास्तव, मुझे लगता है, प्लीज एक मिनट खत्म करने दीजिए। हाँ, प्लीज मुझे आधा मिनट दीजिए। बोलिए। नो, प्लीज लेट मी फिनिश। देखिए, मुझे लगता है ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम प्री लिटिगेशन सेंटर चलाते हैं, कोई औरत नहीं दर्ज करना चाहती। 700 में से 10 FIR दर्ज होती है 1 साल के अंदर, और उसमें भी गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। ये क्या कह रहा है कोर्ट? क्योंकि हमारे घरों के अंदर इतनी हिंसा होती है। आज भी हम मानने को तैयार नहीं है कि हमारे घर में इतनी ज्यादा हिंसा, छोटी बच्ची के पैदा होने से पहले से और मरते दम तक औरतों के साथ जो हिंसा होती है, ये सारा जजमेंट इस पूरे चीज को कमजोर करता है। कविता, चलिए अपना कविता श्रीवास्तव, हम दोबारा जाएं सुप्रीम कोर्ट, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए और रिव्यू कराए। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग इंटरवीनर बने। कविता श्रीवास्तव, आपने अपना पक्ष मजबूती से रखा, लेकिन कविता श्रीवास्तव, ऐसे न जाने कितने मुकदमे हैं जिसमें अदालत में साबित हुआ कि गलत मामला दर्ज कराया गया। बहुत लोगों ने खुदकुशी की है गलत मामलों में। और एक चर्चित निशा शर्मा केस आपको भी पता होगा कविता श्रीवास्तव, 2003 का, नोएडा का, कि 9 साल के बाद जिससे शादी होने वाली थी मुनीश दलाल, वो वाइज्जत बरी हुए अदालत से,
और वो महिला जो निशा शर्मा है वो चैंपियन बनी दहेज विरोधी आंदोलन की। एनसीईआरटी की किताबों में उन्हें पढ़ाया जाने लगा और उसके बाद पता चला कि पूरा मामला फैब्रिकेटेड था। इसके बहुत सारे आंकड़े हमारे पास भी हैं जिसमें कई बार साबित होता है कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल होता है। अगर किसी वजह से खटपट हो गई, रिश्ते खराब हो गए, झगड़ा हो गया, चूंकि ये कानून एक मददगार हो सकता है इसलिए तुरंत कह दिया कि दहेज मांग रहा था, कार मांग रहा था, 20 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपया मांग रहा था। पुलिस भी बिना जांच पड़ताल के मामला दर्ज करती है, बुक करती है, भेज देती है। ऐसे मामले कविता आपके पास आने से पहले डीजीपी साहब माने कि ऐसा भी होता है? अंजुम जी, ऐसा बड़ी भारी मात्रा में होता है और इसको मैं कहना चाहूंगा कि ये एक तरीके से एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है इसको हल्का या डाइल्यूट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मात्र उसको परिष्कृत कर दिया है और उसके उपयोग के ऊपर ये कहा केवल ये सदुपयोग हो सकता है। तो पुलिस करती है कि नहीं बेजा इस्तेमाल? जैसे मेरे पास कई कोर्ट के अलग अलग समय के ऑर्डर है, कामनी लॉ है दिल्ली में, उन्होंने भी टिप्पणी की थी, एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने भी टिप्पणी की थी कि ये उगाही, करप्शन और मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में कहा था लीगल टेररिज्म है। तो ये सब तो पुलिस की मिलीभगत से वसूली और बदला लेने के लिए भी है। तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट पहले तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इसमें देख लें कि रूटीन, कैजुअल एंड कैवेलियर मैनर जिसमें हम अरेस्ट करते हैं पुलिस वाले। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक जरिया है। और तीसरा उन्होंने कहा कि ये पुलिस की फ्यूडल माइंडसेट यानी एक सामंती मनोदशा का द्योतक रहा है। उन्होंने पूरी जिस प्रकार से पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की आदेश में, मैं अपने 37 साल के अनुभव से बता सकता हूं कि इसमें दुरुपयोग ज्यादा और सही काम कम होता है। चलिए कविता, आपकी राय दोबारा हम आपके पास आएंगे। हमारे पास है एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं कविता श्रीवास्तव ने जिस ढंग से कहा, ये पक्ष भी है कि महिलाओं के पास अपना हक के लिए अगर उसका उत्पीड़न होता है, क्यों जो इस समाज में होता है, दहेज मांगा जाता है और दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता है, दहेज हत्याएं भी होती हैं, उसके पास एक हथियार है कि जिसके डर से कम ऐसे दहेज लोभी लोग डरें। जो कविता कह रही है, अगर कानून इस तरह से कहता है कि आप पहले इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेट करो, तो क्या कानून है? प्लीज हाँ जी, ये जाने आप जी, तो क्या इसका गलत इस्तेमाल जो फिजिकल और मेंटल टॉर्चर का भी कानून है। दहेज तो तीसरा आयाम है। पहली चीज है फिजिकल एंड मेंटल क्रूएल्टी। प्लीज इसको समझिए। बिल्कुल समझता हूं, इसलिए अमित लखानी आप अपना पक्ष रखिए जिससे समझे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है, भारतीय परिवार इसका पूरा स्वागत करते हैं। बहुत समय से इस तरह की चर्चा हुई है, 2005 में, 2007 में, 2010 में भी सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि आपने बताया, लीगल टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल किया है। वाकई ही इसका इस स्तर पर दुरुपयोग किया जा रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। कैसे दुरुपयोग? और आप बताएं तो समझ में आए। देखिए, जो कविता जी कह रही हैं वो बिल्कुल ही बेसलेस बातें कर रही है। इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है। हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो एनसीआरबी के, जो होम मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं, आप आंकड़ों के ऊपर अगर बात करें तो वो ये बताते हैं कि जो इसका कन्विक्शन रेट है 15% है। आप ये देखिए 93% केसेस चार्जशीटिंग में जाते हैं और बाद में पता लगता है कि 15% कन्विक्शन रेट है। और हर 5 मिनट में इस कानून के तहत एक व्यक्ति कन्विक्शन रेट कम होना इस बात का सबूत नहीं है कि ऐसा अपराध नहीं होता। कन्विक्शन रेट तो फिर पुलिस की कार्यवाही जैसे होती है, चार्जशीट में कोई कमी रह गई, कोई किसी तरह से समझौता हो गया, बहुत सारी वजह हो सकती है। नहीं, आप देखिए, आप सिर्फ ये पुलिस के ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते हैं। ये कानून को जिस तरीके से बनाया गया है, आपके पास कुछ मिसालें हैं जिससे आप बता सकें कि हाँ इसका बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग होता है? 498 एक की तो इतनी मिसालें हैं कि आप देखिए कि एक 86 साल की बुजुर्ग महिला को एक बेल लेने के लिए जाना पड़ता है, जो कि पति की हस्बैंड साइड की दादी हैं, हस्बैंड की साइड की सिस्टर्स, उनकी मदर्स, यहाँ तक कि आप देखिए प्रेग्नेंट वुमेन, 8-8 महीने के बच्चे जिनके हाथ में हैं, उनको भी बेल लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन ये घटनाएं होती हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये घटनाएं अब सवाल उठता है कि अगर ये अधिकार, ये कवच की तरह है ये कानून, अगर इस कानून को किसी ढंग से डाइल्यूट किया जाए पुलिस के अधिकार में या महिला के अधिकार में, क्या उससे महिला के अधिकार में असुरक्षा होती है? ऐश्वर्या भाटी एडवोकेट है, रंजना कुमारी आपके पास आ रहा हूं। ऐश्वर्या भाटी,
सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से कहा है, और पहले के कई ऑर्डर्स भी हमने पिछले 10-15 सालों के देखे हैं, जिसमें हैदराबाद हाईकोर्ट से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है, और बार बार कहा गया कि दहेज के मामलों में ये जो कानून है इसका गलत इस्तेमाल होता है, और ये इस्तेमाल कई तरह से होता है। ऐश्वर्या भाटी, आपकी राय, उसके बाद रंजना कुमारी के पास। देखिए, सबसे पहले तो अजीत जी मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि ये कानून बहुत ही ज़रूरी कानून है, इसका समाज में बहुत इम्पोर्टेंस है, और ये एक बहुत ही काफ़ी आगे तक गया है महिलाओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो कल का जजमेंट है उसने किसी भी तरह इस कानून को डाइल्यूट नहीं किया है। उस सुप्रीम कोर्ट ने खाली इस कानून का जो मिसयूज हो रहा था प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पे उसको चेक करने का एक बहुत अच्छा प्रयत्न किया है, और एक टाइमली प्रयत्न किया है। इसमें एक एस्पेक्ट तो आप इसको समझिए कि लॉ डाइल्यूट नहीं हुआ है, उसका जो मिसयूज है वो कर्टेल हुआ है। दूसरा एस्पेक्ट एक और मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, एज अ लॉयर मेरे पास दोनों तरह के केसेस आते हैं, मैं देखती हूँ। अगर आप पति या उसके परिवार वालों को जेल में भेज देंगे तो वो उस मैरिज का रिकंसिलिएशन का सारा चांस वहीं खत्म हो जाता है, फिर उस मैरिज के रिकंसिलिएशन का कोई चांस नहीं बनता। मेरी राय में तो ये कानून महिलाओं के भी हक में है, खाली जो महिलाएं पुरुष के परिवार की हैं उन महिलाओं के लिए नहीं, इवन जो महिलाएं जो पत्नियां हैं उन महिलाओं के लिए भी बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छे समय पे ये जजमेंट आया है। अच्छा, चलिए रंजना कुमारी, आपने सुना अलग अलग राय हैं। कविता श्रीवास्तव, आपके पास आ रहा हूं, अलग अलग राय हैं। ऐश्वर्या भाटी कह रही हैं, पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं, और एक एनजीओ के सदस्य कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसका स्वागत किया जाना चाहिए, और ये फैसला सही दिशा में है। रंजना कुमारी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब मेरे पास असल में आप कैमरा होता तो मैं आपको तमाम तथ्य, आंकड़े और 56,000 केसेस जो हमने 4 राज्यों में देश के स्टडी किए, 498A के यूज हो रहा है कि मिसयूज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो मैं आपको सब दिखाती हूँ। और मुझे लगता है ऐसा मौका एक होना चाहिए जिसमें देश भर के लोग देखें कि वास्तविकता क्या है। लेकिन ये CRPC 41 के तहत जो गिरफ्तारियां होने के लिए जो कंडीशनैलिटीज लगाई गई थी कि भाई ये सब चीजें आप जांच कर लो, 9 बातें कही गई, जांच कर लो तब गिरफ्तारी करो, तो इसके संदर्भ में ये फैसला है। लेकिन पता नहीं किस शोध के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को क्या जानकारी ऐसी है कि तमाम औरतें इसका दुरुपयोग कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दी कि बूढ़े माँ बाप को बिस्तर पर से उठा के ले जाते हैं, बीमार लोगों को, पता नहीं कौन से आंकड़े बता रहे हैं, एक केस में हुआ है, 1000 केस में हुआ है, कितनी औरतें मिसयूज कर रही हैं। तो ये अपने आप में ये बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट है। रंजना कुमारी, एक मिनट और आधा सेकेंड और, इतनी प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन है जो महिलाओं पर मानसिक शारीरिक प्रताड़ना को रोकने के लिए 498A बना, और वो कानून CRPC का कानून है, दाउरी का कानून नहीं है वो। लेकिन दाउरी के साथ जोड़ के देखा गया कि 1984 में हम लोगों ने यहाँ पर बोट क्लब पर धरना दिया था, तब तक एक केस नहीं आया था दहेज का, रजिस्टर नहीं होता। 1961 से 84 तक ये तो हमारा समाज है, रोज औरतों को मारते हैं, रोज जलाते हैं। अभी तक दहेज की बलि बेदी पर 97,000 लड़कियां 10 साल में जलाई गई हैं, मारी गई हैं, कोई नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट एक लाइन और कह देता कि भाई दहेज गलत है, दहेज लेना देना बंद करिए, वो कहने की बजाय। रंजना कुमारी, एक बात बताइए रंजना कुमारी, कानून ही ये कहता है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा न हो। हमारे पास ऐसे सैकड़ों ऐसे रिसर्च पेपर हैं जिसमें पता चल रहा है बहुत सारे बेगुनाह फंसे हैं, अदालत से एक्विटल हुआ है। दहेज हत्या में 5000 ऐसे केसेज हैं 10 साल में जो गलत साबित हुए, इन्वेस्टिगेशन में एक्विटल हो गया। और तमाम ऐसे मामले, निशा शर्मा का एक चर्चित मामला, मैंने आपको पता नहीं आपने सुना कि नहीं, मैंने बताया, नोएडा का चर्चित मामला जो पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ, अवार्ड मिला, NCERT किताब में उसकी जांबाजी के किस्से हैं। 10 साल बाद पता चला उसने फर्जी मामला दर्ज कराया था, और पति से लेकर 70 साल के फादर इन लॉ से लेकर सब जेल में। तो गलत इस्तेमाल भी तो होता है ना रंजना कुमारी। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। ये जो वकील बैठे हैं ना आपके यहाँ, और तमाम वकील जो आज बोल रहे हैं, लड़कियां जाती हैं, सुनिए, जब लड़कियां, जब मेरी बात से नहीं, आ रहा हूँ आपके पास। आपने प्रश्न पूछा, जो ये वकील हैं जो कोर्ट में बैठे हुए हैं, और एक मुकदमा, एक परेशानी लेके लड़की जाती है, उसको 10 मुकदमे में फंसा, ये भी डाल दो केस, वो भी डाल दो केस, ये भी कर दो। तो ये वकीलों की जो जमात वहां बैठी हुई है ना, तो आप जरा सा सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में भी सोचे कि वो लोग किस तरह से मिसगाइड करते हैं लड़कियों को जो जाती है, जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलना
और उसके बाद मुंह खोलना 1000 में से एक लड़की करती है। चलिए, ये बहुत अहम बात आपने की। कविता श्रीवास्तव, आ रहा हूं आपके पास। ऐश्वर्या भाटी, ऐश्वर्या भाटी जी, रंजना जी आपने अपनी बात कही। ऐश्वर्या भाटी कहा है, हाँ। 6 करोड़ महिलाओं ने कहा है देश में, ये सरकारी आंकड़ा बता रही हूँ कि मैंने मानसिक शारीरिक प्रताड़ना झेली है, मेरे पर हिंसा हुई है 6 करोड़ औरतों ने, और केस कितने रजिस्टर हुए हैं? तो इस हिसाब से 1000 में से एक औरत बोलने की हिम्मत करती है और उसका केस रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद न्याय कितने को मिलता है? 15%। आप इंटरप्रेट कर रहे हैं कि बाकी जो डिसमिस हो गया वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बेगुनाह को भी क्यों सजा मिले? अगर बेगुनाह फंसते हैं तो बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल होता है। ऐश्वर्या भाटी, 1000 लड़कियों पर अन्याय, ठीक है, समझ गया आपकी बात, न्याय मिलता है। ठीक है। रंजना कुमारी, आपने अपनी बात कही, सही बात आप कह रही हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अधिकार है। कम से कम इस देश में जहां दहेज प्रथा है, महिलाओं के पास एक कानून का ऐसा ये तो है, कवच तो है, जिससे कम से कम जो दहेज लोभी ससुराल वाले डरे। ऐश्वर्या भाटी, रंजना कुमारी ने जो बात की, जो वकील हैं, ऐसा होता है कि जब हरासमेंट का केस भी करने कोई महिला जाती है, वकील के पास एक परफॉर्मा बना है कि ये धारा लगा दो, बुक कर दो, ताकि ससुराल वाले, ननद, भाभी, पति, पति के भाई सब जेल चले जाए। और उसके बाद बीच में जो कोर्ट ने कहा भी है कि इसमें फिरौती वसूली भी होती है, एक तरह से इसका किसी ढंग से पैसे लेकर करप्शन का भी मामला है, तमाम तरह की सौदेबाजी भी होती है, जिसमें वकील भी शामिल होता है, जिसमें महिला भी शामिल होती है, जिसमें और लोग शामिल होते हैं। ऐश्वर्या भाटी, देखिए, रंजना जी ने जो एक बात कही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको नकारा नहीं जा सकता। ये भी एक समाज की सच्चाई है, लेकिन इससे आप देखिए कि नुकसान किसका हो रहा है। वकीलों का फायदा हो रहा है, पुलिस वालों का फायदा हो रहा है, लेकिन परिवार टूट रहे हैं, औरतों का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ की औरतों का नुकसान हो रहा है, और उस परिवार के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सड़क पर आ जाते हैं। तो ये एक जवाब नहीं है कि क्योंकि कुछ वकील अगर कुछ लोगों को मिसलीड या मिसगाइड करते हैं तो वो उसका एक कंक्लूजन नहीं है कि उसका आंसर। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है, इस जजमेंट से इसी तरह की जो गलत चीजें हैं उनको एक लगाम मिलेगी। और कविता श्रीवास्तव, ठीक है ऐश्वर्या भाटी, कविता श्रीवास्तव के अगेंस्ट में जो, ठीक है, कविता श्रीवास्तव, रंजना कुमारी को भी आपने सुना। कविता, आपका जो पक्ष है वही कह रही है, लेकिन क्या आपका कंसर्न ऐसे मामलों में नहीं है? सिर्फ चूंकि महिला के हितों की रक्षा के लिए कानून है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर होता है गलत ढंग से और सास ससुर ननद जेल जाती हैं, जिसमें अभी जो डेटा है उसमें 47,000 महिलाएं हैं 2 साल में। 2012 में भी 47,000 महिलाएं, 2013 में भी 47,000 महिलाएं जो ननद हैं, भाभी हैं और सास हैं। कविता श्रीवास्तव, बहुत सारे इसमें बेगुनाह होंगे। एक मिनट, देखिए, जो पारिवारिक हिंसा है उसमें सभी का रोल होता है, और मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि कोई स्पेशली मिसयूज इस लॉ का होता है। तो निशा शर्मा का जो आपको केस मैंने बताया होता है, निशा शर्मा का केस क्या है? एक मिनट, निशा शर्मा का वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया है। प्लीज, राइट टू अपील है। अच्छा, तो इसका मतलब आप यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट निशा शर्मा को ही दे रही हैं। आप ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि पूरे परिवार का इसमें सहयोग होता है। आप ऐसे जनरलाइज हर केस को नहीं कर सकते हैं। और रंजना जी, कैन आई फिनिश? हाँ, बोलिए। एक मिनट, कैन आई फिनिश? मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, परिवार के पूरे का रोल होता है, और देखिए कोर्ट को खुद को तय कर लेना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग है, डिसेबल्ड है, वो कहाँ भागेंगे? बेल का राइट इज फर्स्ट, जेल इट्स बेल नॉट जेल, ये प्रिंसिपल है, तो बेल तो मिलनी चाहिए। तो इसको बेलेबल बनाइए ना, फिर सबसे पहले तो इसको बेलेबल बनाया जाना चाहिए। जजमेंट में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल कर दिया है, और यहां तक तलवार लटका दी है पुलिस वालों पे कि तुम पे डिपार्टमेंटल एक्शन होगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा अगर तुम ये नहीं करोगे। अब तो कोई पुलिस वाला वैसे ही गिरफ्तारी नहीं करता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। हमें पता है क्या होने वाला है इस क्रिमिनल लॉ का, हम रोज इसके साथ काम करते हैं। जब आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके पहले भी हम काउंसलिंग कर रहे थे, तो ये मत, हमें पता है क्या खामियाजा हमारी औरतें भरेंगी। चलिए कविता, जरा डीजीपी साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह। जो कविता ने कहा, जो रंजना कुमारी ने कहा, यह भी अहम है
कि छोटे शहरों में, गाँव में, दिल्ली में हो सकता है कम हो ऐसी घटनाएं, दिल्ली में भी जो उस तरह के इलाके वहाँ ज़्यादा होता है, हो सकता है जो अट्टालिका वाले घरों में कम होता है वो, या निकल के महिलाएं दहेज के मुकदमे न दर्ज कराती हूँ। उन लोगों के लिए एक हथियार तो है जिसका इशारा कविता श्रीवास्तव कर रही हैं। अंजुम जी, जो आप दोनों परम विदुषी महिलाओं ने कहा है बहुत सही है, बहुत औचित्यपूर्ण है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है वो यथार्थ से परिचित है, जो ग्राउंड रियलिटी है उससे भिज्ञ है, और उन्होंने जो बात कही बड़ी ही सारगर्भित और दूरगामी परिणाम वाली है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि वो जो ग्राउंड रियलिटी है उससे भली भांति परिचित है, और उन्होंने स्पष्ट देखा कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में 3 शब्द, रूटीन, कैजुअल एंड कैवेलियर, फ्यूडल माइंडसेट एंड एवेन्यूज ऑफ करप्शन। उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि कल्पना शक्ति की उड़ान के आधार पर कि बुढ़े रिलेशन से उनको जेल भेजा जाता है। अगर कोर्ट कहता है कि पहले आप देख लीजिए कि इतने एविडेंस हैं कि केवल कुछ सावधानियां, कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए कोई इसे बिल्कुल सही किया जिसके दुरुपयोग ना हो। नंबर 1 कि जो आईओ के मनमाने एक उनके जो डिस्क्रिप्शन था उसको कर्टेल किया। पहले मर्तबा में पुलिस गिरफ्तारी करती है, 3-3, 6-6, 8-8, 1-1 साल। सत्या रानी चड्डा मर गई 2 दिन पहले। 30 साल पहले पहला 30 साल पहले पहला मसला उन्होंने दर्ज कराया था। एक मिनट विक्रम सिंह, एक मिनट सुन लेते जी विक्रम। लेकिन हमारे पास ऐसे भी लोगों की लिस्ट है जो पता चला बाद में बेकसूर थे और खुदकुशी कर ली क्योंकि उन पर गलत आरोप लगा। तो दोनों पक्ष, इंपॉर्टेंट यह है कि क्या इस कानून में अगर बेकसूर भी जेल जाते हैं तो क्या यह होना चाहिए, क्या करेक्टिव मेजर होना चाहिए? सिर्फ इतनी बात हो रही है। जाहिर है महिलाओं का क्या। अंजुम जी, मैं आपको एक नहीं कम से कम 10 केस बता सकता हूं जिसमें बेगुनाह लोग जेल गए, जेल में ही उनकी मौतें हो गई, वो निकल नहीं पाए। ये बाद में जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन थी उससे मालूम पड़ा ये बेगुनाह थे, लेकिन जो कि प्रेशर था, जनता का प्रेशर था, अनर्गल दबाव थे, उसकी बुनियाद के ऊपर आईओ ने उनको जेल भेज दिया। नहीं होना चाहिए था। इस चीज को करेक्ट करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिकॉशंस सेक्शन 41 सीआरपीसी के दिए हैं, मैजिस्ट्रेट और आईओ के लिए कुछ ड्यूटीज निर्धारित की हैं, तो इसको हमको इसका स्वागत करना चाहिए। ये हथियार और कारगर होगा, लेकिन ये हथियार कितना कारगर आज है इसी से मालूम पड़ता है जब ये केवल 15% ही सजा दिला पा रहा है। चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। कविता श्रीवास्तव, रंजना कुमारी, ऐश्वर्या भाटी, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ये जरूर है कि अगर इस कानून से महिलाओं के हितों की रक्षा होती है तो ये कानून बहुत जरूरी है, लेकिन अगर इस कानून का गलत इस्तेमाल होता है, अगर अदालत कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था 6-7 साल पहले कि लीगल टेररिज्म की तरह इसका इस्तेमाल होता है, गलत ढंग से बेकसूर लोगों को फंसाया जाता है, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसला दिया है। एक दहेज विरोधी कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। जिस ढंग से पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है आरोपियों को, गिरफ्तारी से पहले पुलिस को सबूत देखना चाहिए, और जब मजिस्ट्रेट के सामने ये बताने की स्थिति में हो पुलिस कि ये गिरफ्तारी सही है, तभी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सवाल उठता है, क्या दहेज विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, या ये कानून बहुत जरूरी है? अगर इस कानून में किसी ढंग से पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए गए या थोड़ा लचीला बनाया गया तो क्या महिलाओं के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी? इसी संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस कविता श्रीवास्तव, आपके पास आने से पहले मई 2013 का एक कामनी लॉ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज थी, उनका एक फैसला है जिसमें उन्होंने कहा है दहेज उत्पीड़न के एक मामले में सास, ससुर, ननद, देवर और देवर की महिला फ्रेंड को आरोपी जिस ढंग से बनाया गया उससे लगता है एक साजिश की गई। ये उगाही, करप्शन और मानवाधिकार के उल्लंघन का जरिया बन गया है। ये मैं आपको बता रहा हूं, कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से पहले लीगल टेररिज्म कहा था, उसकी चर्चा, उसका जिक्र करते हुए अपने जजमेंट में इन्होंने लिखा कि यह कानून बदला लेने और वसूली के लिए नहीं, गलत लोगों को सजा दिलाने के लिए है। लेकिन पीड़ित महिला ने गुमराह होकर तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिसका जिन लोगों से लेना देना नहीं था उन्हें भी आरोपी बनाया गया। और साथ में यह भी कहा कि शिकायतकर्ता महिला शादी के बाद 12 दिन ससुराल में रही, लेकिन इस दौरान उसने सभी को फंसाने की कोशिश की। मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट कह रहा है। उसने देवर की महिला के दोस्त को भी नहीं छोड़ा। भला देवर की दोस्त दहेज के लिए कैसे इंटरेस्टेड हो सकती है? और जज कामनी लॉ ने यह भी कहा, निजी मकसद पूरा करने के लिए अदालतें प्लेटफॉर्म नहीं हो सकती, और कोर्ट की ड्यूटी है कि वह सुनिश्चित करे कि पति की गलती के कारण उसके रिश्तेदारों को फंसाया न जा सके। कविता श्रीवास्तव। हाँ,
हो सकता है कि इस मसले में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि औरतों की कोर्ट के अंदर अपनी एजेंसी बहुत कम होती है, वो वकील की एजेंसी होती है। नहीं, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। कविता, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने ये पूछा। एक मिनट और एक मिनट, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, किस लोग को आरोपी बनाना ये औरत नहीं तय करती है, औरत तो अपनी कहानी रखती है, वो पुलिस तय करते कि कौन लोग आरोपी बने। हो गया ना, इसलिए पुलिस के लिए कह रहा ना, ये यहाँ उगाही की भी बात है, यहाँ उगाही की भी बात की जा रही है। एक मिनट कविता, उगाही, करप्शन, दोनों बात की जा रही है। हाँ ठीक है, मैं बोल रही हूँ, हो सकता है जैसे हर मामले में होता है 8-10% हो सकता है, वो तो हर मामले में है, लेकिन इसको औरत के मत्थे मर देना बिल्कुल गलत है। मैं ये कह रही हूं कि क्रिमिनल यूज ऑफ द लॉ इतना कम है औरतों द्वारा, हम खुद जानते हैं कि हार्डली 5 से 10% डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में औरतें लिटिगेशन में आती हैं। और आप प्लीज जानिए, हमारे घरों के अंदर जो वायलेंस है वो सुप्रीम कोर्ट कौन से दिन रिकॉग्नाइज करेगी? पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लात मारना डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, क्रूएल्टी नहीं है। आप उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, तो इसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस, कविता सही कह रही हैं आप। कविता, एक बहस ये भी है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसको भी दहेज निरोधी धारा में बुक कर देते हैं, क्योंकि आसान है पकड़ना और फंसाना। कविता, उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस बुक कर रहा है। हाँ। कौन बुक कर रहा है? वो तो पुलिस बात दुरुपयोग की हो रही है, बात दुरुपयोग की हो रही है। बात ये हो रही है कि जो इनोसेंट लड़की के परिवार वाले भी होते, लड़की के पेरेंट्स भी होते। बात ये है कि सिर्फ एक मेयर एलिगेशन के ऊपर पूरा परिवार को अरेस्ट कर दिया जाता है, जिनका बाद में पाया जाता है कि जिनकी कोई गलती नहीं थी। महिलाओं को भी अरेस्ट कर दिया जाता है और सीनियर सिटीजन्स को 8 से 9 हजार। मैं अभी रंजना कुमारी जी बोल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से तथ्य देखे हैं। 8 से 9 हजार सीनियर सिटीजन्स को अरेस्ट किया गया है, ये एनसीआरबी का डेटा है। और रंजना कुमारी जी जो डेटा बता रही हैं वो उनकी संस्था का वन साइडेड डेटा है, जिसको हम बिल्कुल खारिज करते हैं। नहीं है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। 48,000 महिलाएं जो माएं बहनें अरेस्ट हो रही हैं, क्या वो महिलाएं नहीं है? सिर्फ एक पत्नी महिला है। क्या माएं बहनें दहेज उत्पीड़न नहीं करती हैं? सवाल उठता है दहेज जब पाया जाता है कि 95% अरेस्ट गलत हुआ, तो कौन सा कोर्ट उसको उन लोगों को उनका जो लाइफ और लिबर्टी वापस देता है? कौन सा कोर्ट उनकी कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, कॉम्पेंसेशन करता है? 47,000 बड़ा आंकड़ा नहीं है। अच्छा, 47,000 बड़ा आंकड़ा नहीं है। चलिए, 64,000 विवाहित पुरुष, हर 8-8.5 मिनट में एक विवाहित पुरुष आत्महत्या कर रहा है। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है यहाँ पर। अगर एक पुरुष के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, पुरुष महिला में इसको मत बांटिए। देखिए, दहेज की विकृत परंपरा हमारे समाज में है और बिहार, यूपी जैसे राज्यों में तो हालत ये है। सबसे बड़ा कारण है वो घरेलू वाद विवाद बताया गया है। जो इस तरीके से कानून बताए गए हैं, आप देखिए हमारे पास इतने ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर इन केसेस की वजह से आत्महत्याएं कर ली गई हैं। मेरे पास सुसाइड नोट्स हैं जहां पर लिखा गया कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया गया, मैं इसको नहीं सह पा रहा हूं, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। तमाम ऐसी आत्महत्याएं आए दिन हो रही हैं। इन कानूनों का इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है कि आप पुरुष को दबा रहे हैं और आप जेंडर वॉर क्रिएट कर रहे हैं। चलिए, एक बार विक्रम सिंह के पास आते हैं। ऐश्वर्या भाटिया, आपके पास आऊंगा। हमारे पास भी कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र है हमारे पास रिसर्च में। अप्रैल 2014 का ही घटना है फरीदाबाद में कि बहू ने केस कर दिया, ससुर ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि जो बात कही गई 25 लाख रुपए और फ्लैट की मांग का आरोप लगाया बहू ने और कहा तेरे पूरे परिवार को सड़क पर ला दूंगा, और उसके बाद जो हुआ फादर इन लॉ ने सुसाइड कर लिया। मैं ये नहीं कहूंगा सुसाइड कर लिया इसका मतलब निर्दोष होंगे, मैं नहीं जानता उस तथ्य को, लेकिन जिसका जिक्र कर रहे थे और जो हमारे पास जो रिसर्च कहता है कि हाँ, गलत इस्तेमाल भी होता है। अब वो कितना फीसदी होता है ये तो कन्विक्शन और ट्रायल का सवाल है, लेकिन सवाल उठता है उसको रोकने में क्या पुलिस जानबूझ के, जैसा कविता भी कर रही है, क्या मिली भगत होती है? महिला नहीं चाहती है लेकिन पुलिस थाने में गया, पुलिस वाले ने कहा पूरा सारे भर दो, 498A लगाओ ताकि बुक हो जाए, अंदर हो जाए। उसके बाद वसूली और करप्शन, जो कोर्ट ने कहा है कि वसूली और करप्शन और एक तरह से धंधा भी है। सही बात, कविता जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि महिला बेचारी जब जाती है तो वो पीड़िता होती है, उसकी मनस्थिति को समझें, लेकिन दुर्भाग्य से उसके जो परामर्श देने वाले होते हैं, कुछ पुलिस वाले, कुछ अधिवक्तागण,
और कुछ एनजीओस, वो नमक मिर्च लगा करके एफआईआर में उसमें एक नाटकीयता का पुट ला करके, जिससे कि कन्विक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएं, इस तरीके से लाते हैं कि जो भी उनके एजेड, जो भी उनकी महिलाएं हैं, जो भी, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके जो विदेशों में रहने वाले जो रिलेशंस हैं, उनको सबको नामित किया जाए। नामित करने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले महिलाओं को नामित करो, बुजुर्गों को नामित करो, उसके बाद ऐसे तथ्य प्रस्तुत करो जो कि काल्पनिक ज्यादा हो, वास्तविक कम हो। उसके आधार पर फिर उनके एफिडेविट यानी शपथ पत्र लगवाओ, और उसके बाद फिर उप निरीक्षक को हमवार करो, जो विवेचक है या जो पुलिस उपाधीक्षक है, उसको हमवार करके उसके अनुसार कार्रवाई करा करके एक मनगढ़ंत चार्जशीट। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ गलत इस्तेमाल रुकेगा, या महिलाओं को ही मुश्किल होगी, जैसा कविता श्रीवास्तव और रंजना कुमारी इशारा कर रही हैं कि एक बहुत बड़ा हथियार है, गांव में, छोटे शहरों में ऐसी हजारों, क्या लाखों ऐसी महिलाएं होंगी जो दहेज उत्पीड़न के शिकार होंगी, उनके लिए मुश्किल होगी। अंजुम जी, महिलाओं को अगर गुमराह होने से रोका जा रहा है तो उनकी सेवा हो रही है, न कि उनकी डिससर्विस हो रही है। नंबर 2, पुलिस को कोई एक ऐसी लॉन्ग रोप नहीं मिली है। 14 दिन, 2 हफ्ते में पुलिस को अपनी चार्जशीट प्रस्तुत करनी है कि अरेस्ट होना है या नहीं होना है। कविता श्रीवास्तव, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि 2010 में सीआरपीसी में 41 अमेंडमेंट्स, सेक्शन 41 के अमेंडमेंट्स लाए गए थे, जिसमें इस तरह के अरेस्ट की गाइडलाइंस दी गई थी, जिसकी चर्चा आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में दी है। आप ये देखिए कि 2010 के बाद ये जो गाइडलाइंस लाई गई थी, क्या इसका फॉलो हुआ है, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? दुर्भाग्य की बात यह है कि 2010 से 2013 में जो अरेस्ट के आंकड़े हैं वो बड़े ही हैं। कविता जवाब देंगी। सवाल ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। कविता श्रीवास्तव जवाब दें, उसके बाद ऐश्वर्या पर जाऊंगा। 41A, एक मिनट, सीआरपीसी अमेंडमेंट 41A ये सारे मानव अधिकार संगठनों का काम था, क्योंकि केवल इन्हीं मसलों में अरेस्ट नहीं होते, अरेस्ट बहुत सारे होते, अनायास होते, गलत होते। सारे दलित, आदिवासी, मुसलमान भरे हुए हमारे जेलों में, गलत पेटी क्राइम्स और ये इस तरह के। तो 41A हम लोग की मांग थी, वी स्टैंड बाय 41A। बट क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हुआ है। बिना मटेरियल कोई, can I just finish? 1 minute. We have no problem जहां तक thorough implementation of the rule of law। हमें दिक्कत है उस चीज की जहां उन्होंने पुलिस के अरेस्ट पावर्स जो 498A में है, उन्होंने उसको खत्म कर दिया है एंड थ्रू मैजिस्ट्रेट चलेगा। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल कर दिया है। नहीं, अगर कोर्ट ने कविता कहा, अगर कोर्ट ने कहा कि आप लीगली पहले देख लीजिए, पुलिस को कहा कि राज्य सरकारों को अगर निर्देश दिया कि पुलिस पहले देखे कि प्राइमा फेसाई एविडेंस है या नहीं है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रूव कर पाएंगे कि नहीं, तो क्या गलत है कविता? इसमें किसको दिक्कत है? भाई अजीत जी, इसमें किसको दिक्कत है? पुलिस तो वैसे भी एवरेज 6, 8, 10 महीने बाद गिरफ्तारी करती है। कौन सा शुरू में करती है? नहीं, ऐसे 50 केस मैं आपको केस बता सकता हूँ। 50 केस मामला दर्ज होता है और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है बिना किसी जांच के। बिल्कुल नहीं, नो। का केस भी उसी में से एक है कि रात को अरेस्ट कर दिया जाता है, महिलाओं को अरेस्ट कर दिया जाता है। अभी 4 दिन पहले बुलंदशहर से एक अरेस्ट हुआ है, जिसमें पति की सिस्टर को और उसके जीजा जी को रात को अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पे कौन से 41A अमेंडमेंट्स को फॉलो किया गया? एक मिनट, कितने दिनों बाद? ऐश्वर्या भाटी, ये गलत है, मैं ये कह रही हूँ। कोई 41A अमेंडमेंट्स की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा था। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को आज बीच में आना पड़ा, और यही वजह है कि राज्यसभा में भी पहले ऐसी डिबेट हुई है। मलिमत कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दी है कि इसको अवेलेबल किया जाए, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाए गए। चलिए एक मिनट, रंजना कुमारी आपके पास आ रहा हूँ। रंजना कुमारी, रंजना कुमारी आ रहा हूँ, एक बार सिर्फ ऐश्वर्या भाटी की बहुत लास्ट में आपने ओबी भेजी है। चलिए रंजना कुमारी, आपने बड़े देर से ओबी भेजी है, मुझे समय दीजिए थोड़ा। जी बोलिए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये रिपोर्ट जस्टिस मलिमत ने ये रिपोर्ट खुद रिलीज की थी, जिस रिपोर्ट में 56,000 केसेस को हम लोगों ने स्टडी किया 4 राज्य के अंदर, और तमाम केसेस दहेज के हमने खुद लड़े हैं। जिस बुलंदशहर के केस, अगर हम एक ही केस की बात कर रहे हैं तो वो लड़की जल के सफदरजंग अस्पताल में मर गई है, जिस लड़की का जीजा और पता नहीं किसकी बात ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये कि औरतें इस पूरे कानून का मिसयूज कर रही हैं और बूढ़े दादा दादी को बिस्तर पर से उठा के बीमार को गिरफ्तार कर
करवा रही है। इस ये तो वही बात हुई ना जो मुलायम सिंह ने कहा, लड़के तो लड़के हैं, जो तमाम मंत्री, तो ये पूरा जो समाज है, ये वो बात नहीं हुआ। दो मामलों को मिलाइए मत। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रंजना कुमारी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोग न्याय की उम्मीद करते हैं। अगर सिर्फ देश की 15%, लेकिन न्याय की उम्मीद वो लोग भी करें जो गलत फंसाए जाते हैं। ऐसा ना हो कि एक के साथ न्याय हो, दूसरे के साथ अन्याय हो। 8,635 सीनियर सिटीजन्स को 2013 में 498 ए के तहत गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उसमें सीनियर सिटीजन सारे बेकसूर हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर उसमें जब ये पाया जाता है कि 95% अरेस्ट गलत हो रहे हैं तो उसके ऊपर कोई मिसयूज कोई मिसयूज क्लॉज है कि अगर पाया गया कि अगर इस कानून का मिसयूज एक महिला ने किया है, क्या उसको कोई सजा होती है? एक मिनट, रंजना कुमारी कुछ दिखाना चाह रही है। आ रहा हूं आपके पास। रंजना कुमारी कुछ दिखाना चाह रही है। रंजना कुमारी आप बोल सकती हैं, बोलिए। मिसयूज करेगा उसको सजा का प्रावधान है। कोई भी कानून का मिसयूज करेगा उसके लिए सजा का प्रावधान है। आप बताइए, आप 25 साल हो गए इस कानून को आए हुए, दुरुपयोग सबके सामने है, कौन सी सजा हुई है किसी महिला को? कर रहे हैं आप अरे महिलाओं को सजा दिलवाएंगे? आप देखिए 50 जो महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं, जो कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, इसको थोड़ा आंख खोल के। और जो हिंसा आप एनसीआरबी के डेटा को खारिज कर रहे हैं और आप इस डेटा को, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोर्ट ने एनसीआरबी के डेटा को कोट किया है। और चलिए एक मिनट, आप सबको रोक रहा हूं। पहली बात कि अच्छी बात है, ये बहस हम किसी नेता के बयान पर नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कर रहे हैं। और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला है तो मायने रखता है, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत है। अगर सर्वोच्च अदालत ने पहले भी कहा था कि इस प्रोविजन का इस्तेमाल लीगल टेररिज्म के तौर पर किया जाता है, एक मिनट, तो ये मायने रखता है। अगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल उगाही, करप्शन और मानवाधिकार के उल्लंघन में किया जाता है, तो ये मायने रखता है। परिवार नहीं बचेगा। रंजना जी ने खुद आज ये एक्सेप्ट किया है कि चाहे वकीलों का नाम इन्होंने लिया है, वकीलों के ऊपर इन्होंने दायित्व डाला है, लेकिन इन्होंने कहा है कि झूठे केस कर दिए जाते हैं। आज ये इन्होंने खुद, आज पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि झूठे केस। ऐश्वर्या भाटी को एक मिनट कम जा रहा हूं जरा। ऐश्वर्या भाटी एक पैनलिस्ट है, उनके पास नहीं जा पाया। ऐश्वर्या भाटी देखिए, दोनों आ रहा हूं आपके पास। ऐश्वर्या भाटी दोनों पहलू है। 1 मिनट का समय दीजिए। जरूर आ रहा हूं। ऐश्वर्या भाटी, इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नुकसान क्या है, यह भी समझने की जरूरत है। क्या नुकसान है जिसकी तरफ इशारा रंजना कुमारी और कविता श्रीवास्तव कर रही है? ऐश्वर्या भाटी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या नुकसान है, उससे पहले मैं जो अपनी महिला सहयोगी हैं उनसे ये हाईलाइट करके पूछना चाहूँगी कि जो मिस इंटरप्रिटेशन ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हो रहा है, उसके क्या नुकसान है उसको देखिए आप। अभी कविता जी ने आपसे ये एक्सेप्ट किया कि पुलिस तोड़ मड़ोड़ के उस इशू को उसमें और नामजद कर देती है लोगों को, उससे किसका नुकसान होता है? महिलाएं, आप खाली पत्नियां नहीं हैं, हम माएँ भी हैं, हम बहनें भी हैं, हम साथी भी हैं, हमारे कई रोल हैं समाज में। वो तो खाली एक ही रोल को हाईलाइट करके नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज आप मुझे टाइम दीजिए। प्लीज डोंट इंटरप्ट। हर क्राइम में होता है भाई। आपने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहता कि डाउरी लेना ही इलीगल है? ये सुप्रीम कोर्ट को कहने की जरूरत नहीं है कि डाउरी लेना इलीगल है, क्योंकि डाउरी इज ऑलरेडी इलीगल इन आवर सिस्टम। ये कहने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी चाहिए कि ये कानून एक इंपॉर्टेंट कानून है। मैं पूरी तरह मान रही हूँ, मैं इस बात को नहीं मानती कि ये कानून अननेसेसरी और मिसयूज्ड है और इसलिए दिस शुड बी डन अवे विद। लेकिन इस कानून में कोई खामियां हैं, कोई कमियां हैं, अगर इसमें कोई मिसयूज का तरीका है, अगर पुलिस को ऑपरेशन का तरीका बना के और मिसयूज किया जा रहा है, आखिर देखिए कि किसका नुकसान हो रहा है? परिवारों का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है और औरतों का नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ से। ये इशू आपको हाईलाइट करके चलिए ऐश्वर्या भाटी अपनी बात कही, रंजना कुमारी जरूरी बात ये है कि कविता श्रीवास्तव ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं। कविता श्रीवास्तव ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं। अच्छी बात है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, मुलायम सिंह यादव ने नहीं कहा है। और दूसरी बात, 3 महिलाएं, तीनों की अलग अलग राय है। रंजना कुमारी, कविता श्रीवास्तव,
पक्ष खिलाफ हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से निर्देश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत हैं। ऐश्वर्या भाटी महिला हैं, एडवोकेट हैं, सहमत हैं। स्टूडियो में बाकी दो में सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि दहेज विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल होता है, पुलिस गिरफ्तारी से पहले सास, ससुर, ननद या पति की गिरफ्तारी के पहले सोचे और सबूत जुटाए, तो गलत क्या है? अलग अलग राय, कुछ महिलाएं पक्ष में, कुछ विरोध में। सामाजिक कार्यकर्ता इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के विरोध में है। क्यों है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। डीजीपी साहब, फॉर्मर डीजीपी हमारे साथ हैं। आपने सुना रंजना कुमारी ने जो कहा, कविता श्रीवास्तव ने कहा, उनकी कुछ आशंकाएं हैं कि इस फैसले के बाद महिलाओं को मुश्किल होगी मामला दर्ज कराने में, और पुलिस मामला दर्ज करने में ऐसे भी लापरवाही करती है, कई बार पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है, और इस फैसले के बाद और मुश्किल होगी। पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते सबसे पहले मुझको इसकी आलोचना करनी चाहिए थी, परंतु मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। नंबर एक, अगर पहले कोई कुरीति रही है, गलत अरेस्ट की, तो उसको सिर्फ कंडीशन कर दिया गया है और आईओ के डिस्क्रिशन को थोड़ा फिटर कर दिया गया है और एक लेवल फिल्टर का और लगा दिया गया है कि आपका डिस्क्रिशन मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद 167 सीआरपीसी के अंतर्गत जुडिशियल रिमांड दिया जाएगा। इसमें मैं समझता हूं कि लाभ ही है, हानि कहीं नहीं है। रंजना कुमारी, देखिए, कानून में सीआरपीसी 41 जो प्रावधान था वो तो पहले से था ही। उसमें 9 अलग अलग प्रावधान हैं जिनके तहत जांच होनी चाहिए और फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो पहले से था, तो इसमें कोई नई बात कहीं नहीं है। लेकिन जो नई बात है वो उनका ऑब्जर्वेशन कि औरतें इस्तेमाल कर रही हैं और बूढ़े बूढ़ियों को, बीमार को बिस्तर से उठा के पुलिस पकड़ रही है। तो पहले तो पुलिस विभाग इसको देखे कि वो क्या कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं रंजना कुमारी। अगर कोर्ट ने कहा, एक मिनट, कोर्ट ने अगर कहा कि सबसे आसान तरीका पति और उसके रिश्तेदारों को फंसाना है और दादा दादी विदेश में रहने वाले लोग, बहनों को गिरफ्तार करना, ऐसे उदाहरण हैं, ऐसी मिसालें हैं रंजना कुमारी। तिहाड़ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 91,202 रंजना जी कह रही हैं कि जो वकील हैं वो दायित्व ले लें, पुलिस दायित्व ले ले, लेकिन जो कंप्लेनेंट है, जिसने झूठी कंप्लेंट करी है, उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। रंजना कुमारी, कैसी? नहीं, मैं कह रही हूँ जिस देश में लगभग 1 लाख लड़कियां 10 साल में दहेज की बलि बेदी पर चढ़ा दी गईं, उनके माँ बाप रोते धक्का खाते घूम रहे हैं, उनसे पूछिए। सत्या रानी चड्ढा का कविता ने जिक्र किया, 30 साल पहले उनकी लड़की जला के मारी गई थी। तो इसका मतलब यह है कि आप सबके हाथ में एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दे दीजिए कि सब कत्लेआम मचा दें यहाँ पर। अगर आपके इन तथ्यों में कुछ अगर कुछ है भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुरुपयोग को वेलकम करें। आप कानून इस तरीके से बनाए कि उनका दुरुपयोग एक्सेप्ट किया जाए। फिर हम खाप पंचायत का सिस्टम क्या लागू कर दें? एक रूल ऑफ लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होगा, जो संवैधानिक तरीके से होगा, लॉ का इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन संवैधानिक तरीके से होगा, भावनात्मक या इमोशनल तरीके से नहीं हो सकता। आप तो पुलिस विभाग के हैं, कितना इन्फोर्समेंट? चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बीच में रोकना पड़ेगा। कविता श्रीवास्तव, किसी और दिन इस पर बहस करेंगे, वक्त की कमी है। कविता, रंजना कुमारी और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो जरूर दिया है, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, असहमतियां हैं, लेकिन सवाल यही, जैसा कि कहा जाता है, कानून कहता है कि 100 कसूरवार छूट जाएं, लेकिन एक बेकसूर को सजा न मिले।